हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर फिजिक्स का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। इसको हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और एक लेक्चर भी अपलोड कर चुके हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से शुरू करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा के लेक्चर को हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज का लेक्चर बस 40 मिनट का होगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट आखिरी के 10 मिनट होंगे। तो जिसका भी सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, और जिसके पास टाइम बहुत कम है, आई मीन टू से कि सिलेबस नहीं हुआ है और टाइम बहुत कम है, तो लोग आखिरी का 10 मिनट देख लो, उतना मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें मैं क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी शुरू से शुरू करते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग एक अपनी तरफ से मतलब समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोशन पॉसिबल है। जैसे आप अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकते हो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। अगर आप इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन में भी आप जा सकते हो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन ऑल्सो बी टोल्ड दैट कौन कौन सी जगह पर एक मॉलिक्यूल है वो फ्री है अपना मोशन करने के लिए। यहाँ पे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं गैसेस की। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिर्फ आगे पीछे चल रहा है, ठीक है, मतलब जैसे ये आपका ग्राफ है, अगर पार्टिकल सिर्फ ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब इसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, आगे चलेगा पीछे आएगा, आगे चलेगा पीछे आएगा, तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब मान लो ये इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन में भी चल रहा है तो एक्स के साथ वाई कोऑर्डिनेट भी, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी पोजीशन पर है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस समय, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लगती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? तो ये थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की छोटी सी डेफिनेशन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, सीवी कैसे निकालते हैं, इस पे चलते हैं हम लोग, है ना। चलो तो अब हम लोग पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते हैं अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल, और अगर टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा है तो वहाँ पे आ जाता है वाइब्रेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मोशन के लिए बात करता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन की बात करता है। मतलब जैसे अभी एक मॉलिक्यूल है जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है तो उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, दैट इज अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, और मान लो वो एक्स और वाई के दोनों के अबाउट चल सकता है। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास यहाँ पे जो कि एक्स एक्सिस के भी अबाउट चल सकता है, वाई के एक्सिस के भी अबाउट चल सकता है, लेकिन रोटेट सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट कर सकता है। तो 2 तो उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एक यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास 2 ट्रांसलेशनल है, 1 रोटेशनल है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। ठीक है, ऐसे ही मतलब जनरली ऐसा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक्स में भी चलेंगे, वाई में भी चलेंगे और जेड में भी चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं उनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 2 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के ही अबाउट वो रोटेट कर सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर मतलब हाइब्रिडाइजेशन से ही आप निकालोगे, लीनियर मतलब जैसे CO2 हो गया, ये लीनियर हो गया। ठीक है, और H2O तो लीनियर कह सकते हो, नहीं और एग्जांपल्स हैं हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाँ इतना घटिया एग्जांपल, N2 हो गया। ठीक है, तो ये कैसा लीनियर मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के ही अबाउट रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है जैसे NH3 अमोनिया, वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो वो एक्स वाई जेड तीनों के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और लीनियर मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। बाकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हर किसी का 3 होता है, हम भी 3 डायरेक्शन में चल सकते हैं, वाई एक्स जेड। ठीक है, मतलब जेड मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे। हम एक्स एक्सिस में भी चल सकते हैं, मान लो ये वाई है तो हम लोग वाई एक्सिस में भी चल सकते हैं,
एक्स एक्सिस में भी चल सकते हैं और जेड एक्सिस में भी चल सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सभी का कितना होता है, 3 होता है, लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कौन कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का कोई नॉर्मल तरीका तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 ही टाइप का हो सकता है, एक ट्रांसलेशनल, एक वाइब्रेशनल, एक रोटेशनल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आसान होता है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो अगर टोटल में से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल माइनस कर दोगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, बाकी सब निकालना वो हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेयर्स रिलेशन और गैमा एडियाबेटिक रेशियो। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 3 × n। ठीक है, n क्या होता है यहाँ पे? n होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। जैसे तुम्हारे पास अगर ऑक्सीजन है O2, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 2। तो उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 6। 6 कैसे हुए? 6 ऐसे हुए कि उसमें 3 तो पहले ट्रांसलेशनल हो गया x y z, 2 रोटेशनल हो गया x और y, ठीक है, 1 वाइब्रेशनल हो गया। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, अच्छा, और रोटेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम NTR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा की 3 होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे फ्री है XYZ एक्सिस पे वॉक करने के लिए, तो 3 होता है ये हमेशा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है, ये 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 2 कब होगा? लीनियर पे, और 3 कब होगा? नॉन लीनियर पे। 2 कब होगा? लीनियर पे, और 3 कब होगा? नॉन लीनियर पे। ठीक है, चलो अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर दो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और माइनस कर दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इसको NRO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो इसका एक और फॉर्मूला है कि तुम ऐसे याद कर लो, 3n-5 एंड 3n-6। ठीक है, ये फॉर लीनियर, क्योंकि लीनियर के केस में क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल होगा और 2 रोटेशनल होगा और 3n टोटल होगा, तो 3n-3-2, तो 3n-5। और नॉन लीनियर में 3n-6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। तो नॉन लीनियर के केस में तुम 3n-6 यूज कर लो। ऐसे निकालते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी देखेंगे, बट उससे पहले आप लोग ये सब नोट कर लो। अच्छा, एक और चीज़ कि भाई आप लोगों को पता है कि बाद में बताता हूँ। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, N2 के डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। चारों वैल्यू कैलकुलेट करो N2 के लिए। ठीक है, और चारों वैल्यू कैलकुलेट करो CO2 के लिए, चारों वैल्यू कैलकुलेट करो NH3 के लिए, चारों वैल्यू कैलकुलेट करो बस इतने के लिए कर। अच्छा, एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चलो चौथा, हीलियम के लिए कैलकुलेट कर लो, हीलियम के लिए। ठीक है, चलो तो चारों के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करके दिखाओगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो खटाखट हो गया कैलकुलेट? पॉज करके करना था, हो ही गया होगा। N2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 3 × एटॉमिसिटी। N2 है तो 2 नाइट्रोजन एटम, तो 3 × 2 6 आ गया। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ जाएगा, 3 ही होता है हमेशा वो तो। ठीक है, रोटेशनल, अब N2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर है तो रोटेशनल कितना होगा? 2। वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा? वाइब्रेशनल हो जाएगा टोटल में से TR प्लस रोटेशनल माइनस कर दो, तो 6 में से 5 माइनस कर दो, तो वाइब्रेशनल आ जाएगा 1। ठीक है, दिख नहीं रहा है? सही में नहीं दिख रहा है? अरे इतना ऊपर कैसे चला गया फ़ोन? ठीक है, मैं नीचे करता हूँ। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 के केस में कैसा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? कितने एटम्स है? 2 ऑक्सीजन एटम, 1 कार्बन एटम, तो 3 × 3 = 9। ठीक है, NH3 और हीलियम का यहाँ कर लेंगे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम, 1 कार्बन, तो 9। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 3 ही होंगे वो तो ऑलवेज। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि लीनियर है तो 2, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, आसान है कैलकुलेट करना। हाँ, नेक्स्ट बात थी NH3 की।
NH3 में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू एटॉमिसिटी, 3 हाइड्रोजन एटम 1 नाइट्रोजन एटम, 4 नाइट्रोजन एटम तो 3 4 12। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर है, लीनियर रहे नॉन लीनियर रहे, रहना तो 3 ही है, ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर है। कैसे पता चला? NH3 का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे N और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, तो ये नॉन लीनियर है तो इसीलिए ऐसा होता है। बाकी शेप आपको पता रहना चाहिए, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। अब बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? हीलियम के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 इंटू एटॉमिसिटी कितनी है हीलियम की? 1, तो 3 हो जाएगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होता है हमेशा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा अब इस केस में? क्योंकि हीलियम सिंगल है, जो सिंगल है वो रोटेट कैसे कर सकता है? रोटेशन तब पॉसिबल है जब 2 मॉलिक्यूल हो, जैसे ऑक्सीजन है तो ये XY एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है। ऐसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है ना। अभी थोड़ी देर बाद इस पे वापस आएंगे हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पर, ठीक है। ये मैं बता रहा था कि जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ही वो रोटेशन कर सकता है। डायटोमिक मतलब 2 एटम है, ठीक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है तो ही रोटेशन पॉसिबल है, वरना वो रोटेट थोड़ी कर सकता है, ठीक है, ऐसा। तो इसलिए हीलियम में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल ही 3 है और वो तीनों ट्रांसलेशनल में चले गए, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम का छोटा मोटा खेल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अभी मैं आपको बताता हूँ हीट कैपेसिटीज के बारे में। और हीट कैपेसिटी से हम डिराइव करते हैं मेयर्स रिलेशन, और मेयर्स रिलेशन डिराइव करने के बाद मैं आपको मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP/CV निकालना, डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए निकालना सिखाऊंगा। चलेगा? बढ़िया है। चलो, एकदम डीप में बता रहा हूँ आपको, और एट दी एंड 10 मिनट में वही समरी हो जाएगी। तो वही मैं बोल रहा था कि 10 मिनट आखिरी के IMP हैं, बाकी में नहीं देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में। ये बस मैं आपको थोड़ा सा फील देने के लिए, थोड़ा सा मतलब समझ में आया आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको बस बता रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, और शायद है भी नहीं। ये गाली कौन दे रहा है स्क्रीन के उस तरफ से? गाली दे रहे हो मुझे? हाँ यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम लोग गुस्सा होते होगे मेरे ऊपर, कभी कभी, है ना। कब गुस्सा होते होगे मुझे पता है, वैसे मुझे पता है कब गुस्सा होते होगे। बताऊँ? एक तो तब गुस्सा होते होगे जब मैं फटाफट क्वेश्चन कराने लगता हूँ, और दूसरा तब गुस्सा होते होगे जब मैं एक ही चीज़ कई बार रिपीट करता हूँ। ये रिपीट करने वाली आदत मेरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पहले तेज़ पढ़ाता था तो मैंने सोचा स्पीड कैसे कम की जाए, तो क्यों ना एक ही बात को रिपीट किया जाए, तो स्पीड मेरी स्लो हो जाएगी, और हो गई ठीक है, क्योंकि दुनिया को वही चाहिए भाई। दुनिया को लगता है अगर इसने 1 घंटे में पढ़ा दिया तो शायद घपला किया होगा। सब नहीं करते लक्ष्मण। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। वैसे तो हीट कैपेसिटी वगैरह आप लोग काफ़ी पढ़ोगे आगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T। S क्या होता है यहाँ पे? हीट कैपेसिटी होता है, मास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाता है Q/m डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, फिर आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें डेफिनेशन सेम होता है, बस एक फर्क आ जाता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे मास फिक्स कर देता है कि भैया मास तो तुम्हें 1 ग्राम रखना है, ठीक है। इसको चाहिए तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से। तो S आ जाएगा यहाँ पे Q/डेल्टा T, ठीक है। अब ये जो हीट आपने रेस किया है, ठीक है, एक बार तो आपने मतलब गिवन मास के लिए कर लिया, एक बार आपने 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए कर लिया। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
इसको क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, Q इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी, आपको पता है मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो Q बाय एम नॉट जो है ये बन जाता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, m अपॉन एम नॉट जो है वो n बन जाता है, तो C इक्वल टू आ जाता है एन सी डी टी। अब ये जो हीट है ये दो तरीके से दी जा सकती है, दो प्रोसेसेस के फॉर्म में दी जा सकती है। एक प्रोसेस हो सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा हो सकता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जाएगी तो C को हम लिखेंगे Cp, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट जाएगी तो इसको हम लोग लिखेंगे Cv। जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जाएगी तो उसे हम लोग लिखेंगे Cp, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी जाएगी तो उसे हम बोलेंगे Cv। ठीक है, तो ये होता है हमारा Cp और Cv। अभी के लिए इतना आइडिया ले लो, फिर हम लोग रिलेशन डिराइव कर लेते हैं और आगे चल के मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड एज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर ऑफ 2 टाइप, can be given in the form of 2 processes, one process which is occurring at constant pressure and when it is occurring at constant volume। प्रेशर पे हो रहा है तो Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो Cv। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका डेरिवेशन। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक Cp Cv का। ठीक है, और इसके अलावा बाकी इसके बारे में डीप में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको पता रहना चाहिए कि जो हीट होती है उसका जो वैल्यू हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं विद द फॉर्मूला NC। अगर ये Q हीट है तो इसको हम लोग लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा T, और डेल्टा U निकालते हैं मतलब इंटरनल एनर्जी का हीट निकालते हैं तो वो निकालते हैं बाय यूजिंग NCV डेल्टा T। ठीक है, CV यूज़ करते हैं डेल्टा U में और CP यूज़ करते हैं Q में। कैसे याद रखना, U और V सिमिलर होता है तो डेल्टा U में NCV डेल्टा T और Q में NCP डेल्टा T। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये चीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स से मैंने डिराइव वगैरह करके बताया, इसमें खैर ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। ओके, तो देखो अगर मैं कुछ हीट दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को, मान लो मैं DQ हीट दे रहा हूँ, तो वो जो हीट जाएगी वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर चीज़ का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और बाकी जो हीट है वो वर्क डन में जाएगी। तो छोटा सा वहाँ पे वर्क डन होगा और छोटी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं छोटी सी हीट किसी चीज़ में देता हूँ, मान लो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है और यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन। ठीक है, ये रहा हमारा पिस्टन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर में Q हीट दे रहा हूँ, तो ये जो Q हीट है ये जब अंदर जाएगी तो इस कंटेनर का एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और साथ ही में इस पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगी जिसके कारण इस कंटेनर पे वर्क होगा। ठीक है, तो ये जो Q हीट होती है वो डिवाइड हो जाती है डेल्टा U प्लस W में, और यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो। ठीक है, बाकी फिजिक्स में अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब गैस एक्सपांड हो रही है, और अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस, बाकी फिजिक्स के हिसाब से पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, बट हम लोग DQ इक्वल टू DU प्लस DW साइन मान के चलेंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, तो अभी मैं आप लोगों को वो थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। मान लो आपने एक कंटेनर में Q हीट दी, तो जो हीट आप दोगे एक तो ये होगा कि उस हीट से कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाएगा और दूसरा कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने खाना खाया तो आपने अगर 2000 कैलोरी गेन की, तो 2000 कैलोरी आपने जो गेन की तो उससे आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। ठीक है, और साथ ही में मान लो आपने 500 कैलोरी का कुछ जॉगिंग वॉगिंग का काम कर लिया, तो जो आपने काम किया W और जो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी डेल्टा U। तो जो आपने इनटेक किया था कैलोरीज वो था Q, तो जो आपने वर्क डन किया और जो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी अगर उसको जोड़ दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो कैलोरी आपने इनटेक किया था उसके। तो Q इक्वल टू आ गया डेल्टा U प्लस W। तो अगर छोटी सी हीट दे रहे हो तो DQ इक्वल टू आ जाएगा DU प्लस DW। तो DQ के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी NCP dt, और DU के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी NCV, छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर, और DW का फॉर्मूला होता है PdV। अब ये PdV कैसे आता है ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप थर्मोडायनेमिक्स जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो DW का फॉर्मूला PdV आता है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, बट एरिया इंटू छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसे PdV आ जाता है। ठीक है, बाकी आपको आगे आइडिया मिल जाएगा। चलो अब देखो NDT आए, जल्दबाजी कर दी मैंने तो, आई एम सॉरी।
ये था NCP/dt, ये था NCV/dt और ये था PdV। अब आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम में छोटा सा चेंज कर दें तो यहाँ पे मोल और R तो कांस्टेंट रहेंगे, टेम्परेचर में छोटा सा चेंज हो जाएगा, तो PdV की जगह मैं लिख सकता हूँ nRDT। तो NCP/dt इक्वल टू NCV/dt प्लस nRDT, ठीक है। अब यहाँ से मैं NDT कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा CV प्लस R। NDT मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे R बचा, यहाँ पे CV बचा और यहाँ पे NCP/dt। तो N से N खत्म, DT से DT खत्म, तो CP इक्वल टू आ गया CV प्लस R। CV को यहाँ लाओ तो CP माइनस CV इक्वल टू आ गया R। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन। मेयर्स ने क्या कहा, जो हीट आप सप्लाई करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे और जो हीट आप सप्लाई करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अगर तुम उसका डिफरेंस लोगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो CP माइनस CV की वैल्यू होती है R और यही है हमारा मेयर्स रिलेशन, ठीक है। क्लियर? बहुत ही चिंदी सी चीज़ है यार, इसमें पता नहीं क्या भारी लगता है लोगों को। दूसरी चीज़, एक और वैल्यू डिफाइन हुई उसके बाद जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक रेशियो, ठीक है। मतलब CP और CV का जो हम रेशियो लें वो होता है एडियाबेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू होती है CP/CV। गैमा क्या होता है? गैमा होता है एडियाबेटिक रेशियो, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है CP/CV। क्लियर? चलो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो कुछ कैलकुलेशन है। यहाँ पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको CP/CV की वैल्यू दी है, SP/SV करके इन्होंने दिया है, बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अच्छा, उन्होंने एक डेरिवेशन किया है R/m0J। अरे कुछ नहीं यार, इन्होंने उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या किया है, कन्वर्ट किया है उन्होंने उसको मोलर के हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी क्या होती है, मतलब चेंज कर दिया उसको उन्होंने, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, और कुछ नहीं। पता नहीं लोग ये सब क्यों करते रहते हैं यार, अजीब नाटक है। खैर, मोनोएटॉमिक गैस का यहाँ पे इन्होंने CV निकालना सिखाया है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी बता दूंगा आपको और अपने तरीके से भी आपको मैं बता दूंगा। ये अपना तरीका जाने ही देता हूँ, इनका ही तरीका सही है ना। मैंने जो मेरा तरीका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको बताया, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी इनके तरीके से ही मैं इसमें बता देता हूँ, अपनी तरफ से कोई खास दिमाग नहीं लगाऊंगा, है ना। चलो, तो CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, समझ गया। चलो, अब मैं आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बता देता हूँ ताकि इनका डेरिवेशन इनके न्यूमेरिकल में फंसो ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी मोलर वाली, वो क्या थी? NC∆T, है ना। तो इस मोलर मास C की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से C की वैल्यू आएगी Q/N∆T। ये क्या है आपका? ये आपका CP या CV जो भी होता है वो है। अगर CP है तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को मैं लिख रहा हूँ m0 से, और ये ∆T, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताई थी हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था Q/m∆T। क्या ये Q/m∆T है? यस। तो ये Q/m∆T की जगह आ जाएगा हीट कैपेसिटी SP, और ये m0 ऊपर जाएगा तो ये आ गया m0। तो CP का फॉर्मूला आ जाएगा m0 इंटू SP। CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। SP क्या है? प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी, बेसिकली प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो CP/CV का ऐसा एक रिलेशन और आ जाता है m0 इंटू SP। हालांकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्यों ये सब दिया हुआ है, ठीक है, बट ठीक है, दिया हुआ है तो मैंने सोचा बता ही दूँ, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R। CP की जगह तुम ये लिखो तो m0 इंटू SP। CV की जगह तुमने ये लिखो तो ये हुआ, ठीक है। अब SP माइनस SV m0 कॉमन लेके नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा R/m0। बाकी इन्होंने इसको जूल से भी डिवाइड कर रखा है। जूल से क्यों इन्होंने डिवाइड कर रखा है? क्योंकि यहाँ पे जो हीट होगी वो ज़्यादातर टाइम पे कैलोरीज में रखी जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने जूल से डिवाइड कर दिया। हालांकि वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, ओके। तो जूल से इसको आप लोगों को एट दी एंड डिवाइड कर देना है। आप चाहो तो कर दो, बाकी न्यूमेरिकल करते समय वो हम लोग खुद ही देख लेंगे, है ना। चलो, अच्छा, न्यूमेरिकल इसका कर ही लेते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता नहीं ये क्यों दिया हुआ है इन्होंने। इसमें आप लोगों को 2 प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी दिया है। SP का वैल्यू दिया है यहाँ पे आपको 3400, SV का वैल्यू दिया है आपको 2400, R का वैल्यू दिया है आपको 8300 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। और वर्क डन जो है वो आपका होता है कैलोरीज में, इसीलिए आपको यहाँ पे जूल से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ J, ठीक है। तो आपको J जूल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगा दो SP माइनस SV इक्वल टू R/m0J। किसके लिए बात हो रही थी वैसे? हाइड्रोजन के लिए बात हो रही थी, तो m0 की वैल्यू 2 हो जाएगी।
तो 3400 माइनस 2400 1000 आ गया, ये 8300, एम नॉट हो गया 2, तो 2J, तो J का वैल्यू आ गया, J का वैल्यू आ गया 8.3/2, दैट इज 4.15 है ना, 4.15। तो ये आ गया आपका J का वैल्यू। ठीक है, चलो तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3.14, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो मोलर स्पेसिफिक हीट बोल दिया, मतलब CP/CV की बात कर रहा है वो। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट बोल दिया तो वो किसकी बात कर रहा है, CP/CV की बात कर रहा है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटीज इज 8000 जूल, मतलब CP माइनस CV की वैल्यू कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इज 1.65, कैलकुलेट द 2 मोलर हीट्स। अच्छा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा है इस जमाने में, मतलब CP/CV की वैल्यू वो 1.65 दे रखा है, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 1.65 टाइम्स CV, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 CP इक्वल टू 165 CV, है ना। चलो तो ऐसा करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 CP माइनस 100 CV इक्वल टू 100 इंटू 8000। ठीक है, 100 CP की जगह मैं 165 CV रख सकता हूँ, तो 165 CV माइनस 100 CV इक्वल टू 100 इंटू 8000। ठीक है, 165 में से 100 गया तो 65 CV इक्वल टू 8000 इंटू 100, 5 से डिवाइड कर दो, 5 13 सा 5 20 सा, तो 13 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें CV की वैल्यू मिल जाएगी, और CV की वैल्यू को फिर यहाँ डाल देना तो CP की वैल्यू मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा है यार। ठीक है, आसान है। बाकी एग्जाम्पल नंबर 3.3 समझने के लिए कर लो, याद करने के लिए भी कर सकते हो, SP माइनस SV इक्वल टू M0/RJ, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, CP/CV की वैल्यूज़ निकालना शुरू करते हैं बढ़िया से। ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई बढ़िया से हम लोग एक एक वैल्यू आपको निकाल के दे सकें। बाकी आने वाले चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को इसको बढ़िया से करा रखा है। ठीक है, हालांकि इसका जो समरी है, जो इसका सारांश है पूरा का पूरा, वो आपको आखिरी के 10 मिनट में मिल जाएगा। चलो तो हम लोग बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। चलो अभी हम लोग बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। ठीक है, कि भाई CP/CV कैसे कैलकुलेट करें। हम लोग मोनो एटॉमिक की बात करेंगे, डायटॉमिक की बात करेंगे, पॉली एटॉमिक की बात करेंगे, ट्राइएटॉमिक भी है क्या, पॉली एटॉमिक होगा, हालांकि मैं ट्राइएटॉमिक भी कराता था, बट ठीक है, पॉली एटॉमिक की करेंगे मोनो डाई के बाद, और फिर तीनों की वैल्यू फिर सारांश आपको लिख के दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। और हमने गैमा की भी वैल्यू देखी कि भाई जो एडियाबेटिक रेशियो है उसको CP/CV उसको हम लोग गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, और CP माइनस CV जो होता है वो R होता है। क्लियर, बस इतनी चीज़ें आपको अभी तक याद रखनी है, और एंड में भी यही है। ठीक है, कोई मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, हमें पता है कि भैया DU इक्वल टू होता है NCV/dt। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम अगर 1 मान ले तो CV इक्वल टू हो जाएगा DU/dt। ठीक है, CU इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV/dt। ठीक ठीक। अब कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके कारण होगी, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण होगी, क्योंकि आइडियल केस है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे गैस है, जो भी गैस प्रेजेंट है, उसमें जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी DU, वो किसके कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण है। और काइनेटिक एनर्जी इनकी कितनी होती है, 3/2 कैपिटल N KB इंटू T। ठीक है, तो इस DU की जगह में क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, U के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो U है वही तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली U की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब 3/2 N KBT। तो यहाँ पे DU की जगह आ जाएगा 3/2 N KBT। ठीक है, U की जगह आ गया, और यहाँ पे D/dt। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो 3/2 N KB कॉमन हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 3/2 N KB कांस्टेंट, dt/dt टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है वैसे। तो ये हो गया 1। तो ये आ गया CV। अब तुम्हें पता है कैपिटल N इंटू KB की वैल्यू जो है वो होती है R, तो CV की वैल्यू जो है वो 3/2 R आ जाती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। CP निकालना है तो इस रिलेशन का यूज करो, सिंस CP माइनस CV इक्वल टू R, देयरफॉर CP इक्वल टू CV प्लस R। अब तुम्हें CV पता है 3/2 R प्लस R, तो ये आ जाएगा 5R/2। ये हो गया तुम्हारा CP। अच्छा, गैमा निकालो, तो गैमा होता है CP/CV, तो ये आ जाएगा 5/2R और 3/2R। ठीक है, 2 से 2 खत्म, R से R खत्म, तो गैमा की वैल्यू हो जाती है 5/3, दैट इज 1.666667। ओके,
समझ में आया कैसे निकाला हमने। अब कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में होगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आएगी, 3/2 NkBT। क्यों, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैसेस का सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है, तो इसमें सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं इन्वॉल्व होगी, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही इन्वॉल्व होगी। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितने होते हैं, 3। तो तीनों डायरेक्शन में इक्विपार्टीशन होगा हाफ mv² का, तो 3/2 mv² हो जाएगा, दैट इज 3/2 NkBT। अब जैसे रोटेशनल है तो रोटेशनल में जब हम लीनियर की बात करेंगे तो उस केस में कैसा, हम लोग डायटोमिक के लिए जब हम लोग लीनियर की बात करेंगे तो जब रोटेशनल हम लोग 2 रखेंगे तो उसमें 2/2 NkBT आएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 ही डायरेक्शन में इक्विपार्टीशन होगा उसका, है ना, 2 ही डायरेक्शन में वो जाएगी। और जैसे कोई एक ही डायरेक्शन है तो 1/2 kBT ही लेंगे हम लोग, जैसे वाइब्रेशनल वाले केस में, है ना। चलो फिलहाल मोनोएटॉमिक गैस का समझ है। मोनोएटॉमिक गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 NkBT। और ये क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसलिए कुछ लोग इसका फॉर्मूला F/2 NkBT करके भी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला F क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, F/2 NkBT करके लिखते हैं। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैं बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि टेंशन मतलब ये टॉपिक आने वाले टाइम में बहुत ही जानदार तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायटोमिक गैसेस के लिए, ठीक है। डायटोमिक गैसेस के लिए क्या सिस्टम है। सो डायटोमिक गैसेस में आप जानते हो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा, ठीक है। चलो डायटोमिक गैसेस, ठीक है, 2 केस है। एक केस में अगर हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सक्लूड करते हुए चलें, मतलब हम लोग ऐसा मान के चले कि भाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, मतलब एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, इस केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 NkBT, ये ट्रांसलेशनल वाली, ठीक है, प्लस रोटेशनल वाली हो जाएगी 2/2 NkBT, ये हो जाएगी रोटेशनल। ये 2 काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल, वाइब्रेशनल वाला कुछ सीन शॉट नहीं होगा। और यही जो काइनेटिक एनर्जी होगी यही प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3 + 2 5/2 NkBT। अच्छा ये समझा कि भाई 2/2 कैसे आया। बेसिकली ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को F/2 × NkBT के फॉर्मूले से भी आप लोग याद कर सकते हो। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो तो वो हाफ I⍵² की जगह अगर हम लोग इसमें लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 2 मान के चल रहे हैं, लीनियर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल को, क्योंकि डायटोमिक जो गैसेज हैं इनमें मॉलिक्यूल लीनियर ही हो सकता है। डायटोमिक अगर कोई गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल लीनियर ही होगा ना भाई। आपके पास 2 डॉट्स हैं, आप 2 डॉट को मुझे ट्राइंगल में कनेक्ट करके दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं। उनको जो 2 डॉट को आप जब भी कनेक्ट करोगे एक लाइन से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, है ना। तो इसीलिए 2/2 NkBT। समझा ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें लीनियर और नॉन लीनियर वाला केस ही नहीं आता। या तो एक्सक्लूड करके चलो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को, या तो इंक्लूड करके चलो। एक्सक्लूड करोगे तो सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेना है, तो यह आ जाएगा 5/2 NkBT। तो जब आप तुम CV निकालोगे तो वो आएगा du/dt, कैपिटल T टेम्परेचर, 5/2 NkBT। टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन अगेन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5/2 NkB। NkB की जगह तुम लिख सकते हो R, तो CV की वैल्यू आ जाती है 5/2 R, तो CP की वैल्यू हो जाती है 7/2 R, तो गैमा की वैल्यू हो जाती है 7/5। क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका एक्सक्लूडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल वाला, ठीक है। अब हम लोग वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए अगर लिखेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगा, है ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगा। तो बस फिर उसका कंट्रीब्यूशन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, हो गया। चलो दूसरा केस देखते हैं, इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही बता देता हूँ, अगर हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड करें तो उस केस में यहाँ पे एक और आ जाएगा 2/2 NkBT। अब ये 2/2 क्यों आया, क्योंकि वाइब्रेशनल के केस में डबल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जब मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, बिलीव मी, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, जब आप मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका अपना वाला बताया है, ठीक है। अब इन्होंने जो बताया काइनेटिक एनर्जी से वो भी ठीक है, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन उस तरीके में मैंने बताया है कि जो कंट्रीब्यूशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो वाइब्रेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो R का होता है,
1 आर का होता है, और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का 1/2 आर का होता है, मतलब डबल कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी डबल होगी, तो 2/2 NKBT आ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 NKBT, तो डिफ्रेंशिएट होकर ये हो जाएगा 7/2, तो CV इस केस में आ जाएगा 7/2 आर, तो ये आ जाएगा 9/2 आर, तो ये आ जाएगा 9/7। क्लियर? चलो, तो ये हो गया इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट आता है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ नेक्स्ट आता है आपका पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए इन्होंने पता नहीं क्या ये झंझोर तरीका लगाया है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना तरीका बता देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इन्हीं का तरीका बता देता हूँ, कोई वो नहीं है। समझ में आ रहा है ना कैसे करने, या डाउट आउट हो रहा है तुम्हें? अगर ज़्यादा नहीं समझ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा थर्मोडाइनमिक्स में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लेक्चर देख सकते हो, केमिस्ट्री के थर्मोडाइनमिक्स में जाना, उसमें देख लेना, तो उससे शायद आपको बेहतर समझे। बाकी इससे भी समझ रहा है तो ठीक है फिर तो, अगर समझ रहा है तो समझे ना। ट्रांसलेशनल रोटेशनल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो R/2 का होता है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन होता है वो R का होता है। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो कंट्रीब्यूशन R का होता है वाइब्रेशनल का, इसीलिए डबल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे बताता हूँ। सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, CP/CV कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इनमें हम नॉन लीनियर मान के ही किया है टेक्स्ट बुक में, तो मैं भी नॉन लीनियर का ही कर रहा हूँ। ये नॉन लीनियर के केस में आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो होगी ट्रांसलेशनल, फिर एक होगी रोटेशनल, फिर एक होगी वाइब्रेशनल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 kBt, रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 kBt, बट वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन होता है 2/2 kBt, मतलब 1 kBt का कंट्रीब्यूशन होता है वाइब्रेशनल का। जितने मॉलिक्यूल हो वो बात अलग है। ठीक है, तो मान लो ट्रांसलेशनल के लिए तो मॉलिक्यूल्स 3 होंगे, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के लिए कितना होगा, 3 होगा। रोटेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, क्योंकि हम नॉन लीनियर मान के चल रहे हैं। नॉन लीनियर मान के चल रहे हो तो फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा, मैंने पहले ही बताया है। अब वाइब्रेशनल के लिए हमें पता नहीं है कितने होंगे, तो हम मान लेंगे F है। ठीक है, तो ये देखो पूरा इसको ऐड करोगे तो 3/2 + 3/2 ये हो जाएगा 3 kBt और प्लस F kBt, तो kBt कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 3 + F kBt। ठीक है, ओके, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो CV आएगा, CV हो जाएगा du/dt, डिफरेंशिएट करोगे टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो CV की वैल्यू हो जाएगी 3 + F। ठीक है, बाकी कैपिटल N तो यहाँ पे जोड़ ही लो, चलो कैपिटल N भी तुमने यहाँ पे जोड़ लिया, ये कैपिटल N भी है, तो N × kV क्या हो जाएगा 3 + Fr, तो CV की वैल्यू हो जाएगी 3 + Fr, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 4 + Fr। ठीक है, 4 + Fr, समझ गए ना कैसे। 3R में एक R जुड़ेगा तो 4R होगा, Fr में एक और Fr आ जाएगा तो 4 + Fr। ठीक है, तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, CP/CV, मतलब गैमा की वैल्यू हो जाएगी 4 + F/3 + F। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो। F क्या है यहाँ पे, जो भी आप लोगों का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आता है वो F के यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बाकी ये तो समझ में आया ना कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल कंट्रीब्यूशन करता है एज कम्पेयर टू रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल का 3/2 kBt, रोटेशनल का 3/2 kBt, क्योंकि हमने डायरेक्टली नॉन लीनियर का किया है, और इसका F × 2/2 kBt। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये गैमा का वैल्यू आया। बाकी आप लोग जब मेरा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखोगे केमिस्ट्री में, तो बिलीव मी, ठीक है, कुछ भी मतलब कमेंट करने से पहले आप लोग वो लेक्चर देख लो, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे, समझ में आ जाएगा कैसे किया। बाकी अगर ये क्लियर हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है, बाकी इन्होंने ये एफ ऑफ डाल के थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली जब गैमा वैमा निकाल रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है सब करने की ना। चलो अब बारी आती है आप लोगों की समरी की। ठीक है, जो मैं बोल रहा था कि भाई समरी दे दूंगा, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। समरी की बात आती है, समरी में देखो सबसे पहली समरी यही है कि CP - CV = R होता है, गामा = CP/CV होता है। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3R/2। बस इतना ही याद करो, क्योंकि CP तुम लोग निकाल लोगे। ठीक है, डायटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 5R/2। बस इतना ही याद करो, क्योंकि CP तुम निकाल लोगे 7R/2,
और पॉली एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3+FR, 3+FR, क्योंकि CP तुम लोग निकाल लोगे। ठीक है, बस यही एट द एंड सारांश है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था चैप्टर में, बाकी सब तो बस छलावा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और ये डायटोमिक गैस का हम लोग हमेशा कंसीडर करके चलेंगे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें नहीं है। ठीक है, ये कब है? ये जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको इंक्लूड कर दोगे तो CV की वैल्यू 7R/2 हो जाएगी फिर। ठीक है, ये कब है? ये इंक्लूडिंग। ठीक है, बस यही था आज के लेक्चर में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाकी आई होप आप लोगों को निकालने आ गया होगा वैल्यू। हालांकि जो एग्जैक्ट तरीका है CP/CV निकालने का, वो तरीका मैंने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में बता रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। बाकी अगर इससे समझ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यहाँ पे कंप्लीट होता है और कुछ भी इसमें नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह मैं करा दूंगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है।